जियो डिजिटल से मैं हूं ज़ीशान शाह। अपनी पिछली वीडियो में मैंने भारतीय फिल्म धुरंधर का जो ट्रेलर जारी हुआ था उस हवाले से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, जिसमें मैंने जिक्र किया था कि मैं एक कराची का क्राइम रिपोर्टर हूं और क्योंकि ये फिल्म में कराची का जुर्म दिखाने की कोशिश की गई है, कराची का क्राइम हाईलाइट किया गया है, उस क्राइम के कैरेक्टर्स को हाईलाइट किया गया है, कराची के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को हाईलाइट किया गया है। तो हमने एक मुख्तसर सी वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि जो ट्रेलर में चीज़ें नज़र आती हैं वो हकीकत से खासी दूर हैं। बिलाखिर ये मूवी रिलीज़ हो गई, जबर करके 3 घंटा 22 मिनट की मूवी को हमने देखा और देख के हैरानी तो खैर नहीं हुई बल्कि हंसी बहुत आई। आगाज़ करते हैं इस फिल्म का। फिल्म के जो सारी की सारी जो मूवी थी उसकी कहानी में जो ब्लंडर्स थे, जो कि एक कराची हाइट होने की हैसियत से, एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात हाईलाइट करूंगा कि अफसोस इस बात का है कि साल 2025 आ गया है और इंडिया में, माना यहाँ की इतनी मूवीज़, पाकिस्तान की मूवीज़ वहाँ पे नहीं होती, लेकिन इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामे बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, देखे जाते हैं। अफसोस की बात यह है कि उन ड्रामों से ही अगर थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले ली जाती तो पता लग जाता कि पाकिस्तान कभी भी वैसा नहीं था, या जो इंडियन ऑडियंस को इंडिया की जानिब या बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानिब से पाकिस्तान दिखाया जाता है, पाकिस्तान बिल्कुल वैसा नहीं है। और आज 2025 में जब एक करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद में फिल्म तैयार की गई है, इतनी हाई वैल्यू प्रोडक्शन की फिल्म तैयार की गई है, उसमें भी वही पाकिस्तान आपने दिखाया है जो आपके दिमागों में बसता है, या किसी तरह से पाकिस्तान को लेट डाउन करने की कोशिश की जाती है कि ये एक बहुत ही अलग सा माहौल है यहाँ का और लोग यहाँ पे आके परेशान हो जाते हैं। आगाज़ करते हैं फिल्म का। फिल्म स्टार्ट होती है खुसूसी तौर पे जो आदित्य धर, इसके राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और सभी कुछ हैं, उन्होंने शुरू में लिखा है कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। सबसे पहले मूवी का आगाज़ होता है और उसके अंदर कंधार हाईजैक के बारे में बताया जाता है कि कुछ लोगों की जानिब से एक जहाज़ को अगवा किया जाता है, अफगानिस्तान में उसको लैंड कराया जाता है। उसके बाद में जो इनके इंटेलिजेंस हेड हैं वो जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं और बहुत ही मजबूत आसाब के आदमी दिखाए हैं, बड़े गुस्से वाले आदमी दिखाए, और उसके बाद में 3 दहशतगर्दों को रिलीज़ कर देते हैं। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि उनमें जो सबसे मेन कैरेक्टर था, वो तस्वीर भी दिखाई है उमर शेख की, उसे पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने अरेस्ट किया था डैनियल पर्ल के अगवा के इल्ज़ाम में। वो पाकिस्तान में उसको अरेस्ट किया गया, उसके ख़िलाफ़ केस चला और उसको सज़ा भी पाकिस्तान ने दी, जिसको आपने छोड़ दिया था। तो इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट कितनी है आपकी इंटेलिजेंस, वो पहले सीन को देख के ही अंदाज़ा हो जाता है। बहुत खूबसूरती से एक प्लान तैयार किया जाता है कि अब पाकिस्तान में जाके उनको डीस्टेबलाइज़ करेंगे। वैसे ये एक वो हिडन एजेंडा है जो कि खुद सामने आ गया, और मैं मज़ीद कुछ चीज़ों की बात बताऊंगा इस हवाले से जो आदित्य धर के दिमाग में है, जो एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स हैं, जो इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है और हर तरह से दिखाया, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ही मुल्क का मजाक भी उड़वाया है, वो भी मैं आपके हवाले से बताऊंगा। फिल्म का आगाज़ होता है और जो इस फिल्म के जो मेन किरदार हैं, जो कि इंडियन एजेंट बने हैं रणवीर सिंह, वो बड़े स्टाइल से पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं, लंबे लंबे बालों के साथ, आँखों में सुरमा लगा के, गले में इतना मोटा तावीज़ पहन के और हाफ स्लीव्स के कुर्ता पहन के वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि जब इतनी अच्छी रिसर्च अगर को फिक्शन भी बनाने जा रहे हैं, तो भाई इंडिया में, मैंने जैसा पहले भी कहा था, पाकिस्तानी ड्रामे तो देखे जाते हैं। पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान का फैशन क्या है आराम से पता लग सकता है, लेकिन वहाँ पे आपने अपना ही वो हाफ स्लीव्स वाला शलवार कमीज़ में हाफ स्लीव्स का कुर्ता पहन के, लंबे बाल, आंखों में सुरमा, गले में तावीज़ डाल के, वो पाकिस्तान में लियारी में एक बंदा आ जाता है, इंडियन एजेंट। एंट्री जो उसकी होती है वो एक जगह पे जो अफगानिस्तान के ज़रिए, तुर्कम बॉर्डर के ज़रिए दाखिल होता है। वहाँ पे वो एक अफसर को अपना पासपोर्ट देता है और उसके अंदर हज़ार की नोटें रखी हुई नज़र आती हैं। ये एरा जो दिखाया है 2001 से 4 के बीच का दिखाया है। सबसे पहला पॉइंट, इस मूवी में शुरू से लेकर आखिर तक जो भी पाकिस्तानी करेंसी दिखाई गई है वो सारी वो करेंसी है जो अभी भी पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है, जबकि ये करेंसी तब्दील 2007 के बाद हुई है। इस फिल्म में 2001 से जो भी टाइम दिखाया गया है और जितनी भी जगह पाकिस्तानी करेंसी या हज़ार रुपए के जो नोट दिखाए गए हैं
वो सारे नए नोट दिखाए गए हैं। रिसर्च का सबसे पहला जो एक ब्लंडर कहेंगे या इतनी कमज़ोर रिसर्च का जो पहला वो जो पॉइंट नज़र आता है वो ये आता है कि जिस वक्त जो करेंसी नहीं थी वो करेंसी दिखाई गई इस फिल्म के अंदर। फिल्म में आगे चलते हैं। जो आपका भारतीय एजेंट है वो आंखों में सुरमा लगा के गले में तावीज़ पहन के वो आता है लियारी में, वेलकम टू लियारी लिखा हुआ नज़र आता है। लियारी में अंदर घुसता है तो एक बहुत बड़ा बोर्ड नज़र आता है जिसके अंदर लिखा हुआ है रहमान डकैत एंड उज़ैर बलोच। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूँ, रहमान खुद को कभी भी रहमान डकैत नहीं कहता था। वो क्या, उसकी फैमिली वाले नहीं कहते थे, उसके जो गैंग के लोग हैं वो नहीं कहते थे, लियारी वाले रहमान डकैत नहीं कहते। ये इस्तिलाह पुलिस की जानिब से प्रोवाइड की गई थी और इसके इन्होंने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगा दिए ताकि रहमान डकैत स्टैब्लिश हो। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन क्योंकि फिल्म में आगे अक्सर जगहों पर रहमान बलोच भी कहा गया है, दैट मीन्स रियलिस्टिक जो रियलिटी है, जो उसका रियल नेम है वो आपको मालूम था, लेकिन उसको इतना ज़्यादा फिक्शनलाइज किया कि रियलिटी से वो हट गए और रहमान डकैत बड़ा वो खुद उसको रहमान डकैत कहलवा रहे हैं। थोड़ा आगे का तो एक अजीब सी दुकान नजर आई जिसमें एक बंदा शोर मचा के जूस बेच रहा है। शायद भारत में ऐसा होता होगा, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। लियारी में अव्वल तो कोई ऐसा जूस सेंटर बना हुआ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सालों से लियारी की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। हमें कहीं भी ऐसा जूस सेंटर नज़र नहीं आया जहाँ पे जूसर मशीन को घुमा के उसमें से जूस निकाला जाए और बंदा बेचने का दूध सोडे की आवाज़ लगा के बेचे। या जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने पाकिस्तानी ड्रामे देख लेते तो थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिल जाती कि थोड़ा रियलिटी से करीब किस तरह से करना है। इस फिल्म में अक्सर जगहों पर पुलिस मोबाइलें भी दिखाई गई हैं, जो कि कराची में इस्तेमाल होने वाली सिंगल केबिन हाइलेक्स जो पुलिस मोबाइल हैं जो कराची में चलती हैं, लेकिन इसके अंदर वही जो नॉर्मल कार्स हैं उन्हीं को पेंट करके पुलिस पेट्रोलिंग मोबाइल दिखाई गई। चलें हम इसको कहीं ना कहीं एक स्पेस दे देते हैं कि हो सकता है ज़्यादा बजट ना हो या उसके लिए रिसर्च या उसको और ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए करने की कोशिश की गई हो, लेकिन अब आते हैं कंटेंट पे। फिल्म में एंट्री होती है बाबू डकैत की, और बाबू डकैत की पहली लाइन जो कि लियारी का रिहायशी था वो बिहारी अंदाज में, कहीं ना कहीं यूपी या बिहारी इस टाइप का टच उसकी ज़बान में नज़र आता है। जो बड़ा ब्लंडर है वो ये है कि बाबू डकैत और रहमान दोनों की एज ऑलमोस्ट सेम दिखाई गई है इस फिल्म में। बाबू और रहमान की एज में बहुत फ़र्क था। बाबू डकैत ने, इकबाल उर्फ बाबू डकैत ने रहमान के चचा का कत्ल किया था और उसके बाद में सेटलमेंट के बाद में रहमान ने अपने चचा का खून उसे माफ़ किया था, या रहमान की फैमिली ने उसे माफ़ किया था, और वो बहुत बूढ़ा था तो उसको लियारी में ला के बसाने वाला भी रहमान था। शर्त ये रखी थी कि उसका बेटा, जो बाबू डकैत का बेटा है अनीस, वो इलाके में नहीं आएगा। इधर में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है, बल्कि ये दिखाया गया कि बाबू डकैत की टांग में हल्का सा लंग है और वो बिल्कुल रहमान की एज का ही है और इतना पावरफुल आदमी है, घूमता रिक्शे में है, जबकि आपका रहमान डकैत वो स्क्वाड्स के साथ गाड़ी के अंदर घूमता है। फिल्म मज़ीद आगे बढ़ती है तो ये एक ऐसा कंटेंट का ब्लेंडर है जो कि समझ नहीं आया। जो लोग रियलिटी जानते हैं वो सब इसके ऊपर हंस रहे हैं। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो फिल्म में एक और चीज़ नज़र आती है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, फिल्म में लिखा होता है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। रहमान का बेटा एक शादी में जाता है और पीछे से बाबू डकैत के लोग आते हैं, उस शादी पर हमला करते हैं जहाँ पे आपका हीरो लंबे लंबे बाल खोल के उसके बेटे को बचाने की कोशिश करता है। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ये वाकया क्या था वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहली बात तो ये कि रहमान डकैत का बेटा गुज़िश्ता साल 2024 में नबी बख्श के इलाके में पुलिस मुकाबले मारा गया, यानी कि रहमान की मौत के 15 साल बाद। और इधर ये दिखाया गया है कि रहमान डकैत का बेटा एक शादी में जाता है, वहाँ पर एम्बुश होता है दूसरे गैंग, बाबू डकैत गैंग की जानिब से, और वहाँ मारा जाता है। इसकी मैं थोड़ी सी रियलिटी आपको बता दूं। पहली बात तो ये कि ऐसा वाक़या कुछ भी नहीं हुआ। रहमान का बच्चे उस वक्त इतने बड़े नहीं थे जितना बड़ा, क्योंकि रहमान की जो खुद की मौत हुई तो वो 32-33 साल की उम्र में उसकी खुद की मौत हो गई, जिसके अंदर जबकि इस फिल्म में रहमान काफ़ी बड़ी उम्र का दिखाया गया। जो ये वाक़या था वो था बाबू डकैत की बहन का। बाबू डकैत की बहन ने अपना एक गैंग तैयार किया था, उसके बेटे की शादी थी और वहाँ पे एक
कैरेक्टर होता था लियारी का, अल्लाह बख्श उर्फ काला नाग, उसके लोगों ने आके वहाँ पे अटैक किया था और मेन दूल्हे को ही मार दिया था। कुल मिला के यही एक वाक़या अभी तक रिपोर्ट हुआ है जो कि शादी में गैंगस्टर्स ने हमला किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया उसके अंदर। बल्कि एक शादी में जो इंडियन मूवीज़ में भी होता है, उसी किस्म का एक चीज़ इन्होंने एक सीन बनाया और खामखा में आपस में लड़ाई करा दी, जो कि अगेन जो ट्रू इवेंट्स जिसको क्लेम कर रहे हैं वो भी झूठ साबित हुआ। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो नज़र आता है कि लियारी का एक MPA, जो कि एक बहुत मशहूर कॉमेडियन राकेश बेदी ने ये किरदार अदा किया है। उनका नाम बताया जाता है जमील जमाली। देखिए, जमील जमाली अगर हम किसी का नाम सुनते हैं तो ऑब्वियसली ये चीज़ वाज़े होती है कि जमाली वो बलोची बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, बलोच ट्राइब है और वो यहाँ के MPA हैं। पूरी फिल्म में वही एक मस्खरा सा MPA पूरी फिल्म में पंजाबी में बात कर रहे हैं, जबकि दिखाया बलोच क्या है। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। इट्स मोर लाइक आप अपनी फिल्म में किसी को पंजाबी 6 दिखाते हैं और वो बात तमिल में करे। ये कुछ इसी किस्म की चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है कि एक बलोच MPA को आपने पंजाबी में वो बातें कर रहा है सबसे, और उसी ने ही LTF बनाई। एक बड़ी मज़ाक़खेज़ बात है, जबकि LTF की हकीकत ये है कि मुशर्रफ दौर में 2000 के अवाइल की बात है, उस वक्त के वज़ीर दाखिला सिंध रऊफ़ सिद्दीकी ने लियारी टास्क फोर्स तश्कील दी थी और जिसके सरबराह चौधरी असलम उनको बनाया गया था। और अगर हम लियारी के MPA की बात कर लेते हैं तो लियारी के MPA हैं नबील कबूल साहब, जो कि एक बहुत दबंग और एक बहुत अच्छी गुफ्तगू करने वाले, बहुत दबंग टाइप के वो शख्सियत के मालिक है। इस फिल्म में जिस तरह से एक जाली कैरेक्टर बना के उसके एक कॉमेडियन से कैरेक्टर कराने की कोशिश की गई है, ये भी आपकी कमज़ोर रिसर्च की नुमाइंदगी करता है। इस फिल्म में एक सच्चाई ज़रूर दिखाई गई कि रहमान डकैत को, एक आधा सच है आधा झूठ है। झूठ ये कि रहमान डकैत को बलोच रहनुमा दिखाने की कोशिश की गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। रहमान कराची के एक छोटे से इलाके लियारी का एक गैंगस्टर था जो कि पंचायत फरोशी, भत्ताखोरी, इस टाइप के जराइम में इन्वॉल्व था। उसको सबसे पहले तो बलोच रहनुमा दिखाने की कोशिश की गई और इस बात के लिए उसको ज़ोर देता है वही इंडियन एजेंट। तो झूठ तो ये है कि वो कभी भी बलोच रहनुमा नहीं रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि इससे एक भारतीय साजिश, भारतीय माइंडसेट बेनकाब होता है। इसमें कोई शक नहीं कि जो बलूचिस्तान में इस वक्त हालात ख़राब हैं उसके पीछे कौन है। ये वही भारतीय साजिश है जो कि इस फिल्म में भी नज़र आई है। किस तरह से जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दों को फंडिंग की जाती है, उनको सपोर्ट किया जाता है और ये सारा काम बॉर्डर के उस पार यानी कि भारत से किया जा रहा है, ये सब कुछ जिसके अंदर वाज़े तौर पे दिखाया गया और ये कलर वाज़े तौर पे इस फिल्म में भी नज़र आ रहा है। ये जिसमें ये देखना, ये समझना गलत नहीं है कि इनके दिमाग में, क्योंकि वैसे ही प्रोपेगेंडा मूवी है, इनके दिमाग में क्या था और उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की गई है। बहरहाल रहमान डकैत को बलोच रहनुमा दिखाया गया है। वो बलोचिस्तान जाता है, उसके बाद में वहाँ से असलहे की डील करता है और वो असलहे की डील रेडी करके एक जैसा कि मैंने बताया कि एक दहशतगर्दी के प्लान को जो एक हेड, एक कोई आर्मी का अफसर कर रहा है, उसको लाके देने की कोशिश करता है। ये एक इतना भोंडा मजाक है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि रहमान को, और ये रियलिटी भी है कि रहमान को पुलिस ने ही इनकाउंटर में मारा। आपने रहमान का कनेक्शन वही हस्बे आदत जो आपकी आदत है, कहीं भी कुछ भी हो जाए आप उठा के सब कुछ पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान के लोगों पे डाल देते हैं। वही चीज़ इस फिल्म में भी दिखाई गई है। ये जो एक बीमार माइंडसेट है भारतीयों का, ये या बॉलीवुड इंडस्ट्री का या मोदी सरकार का, ये वही प्रोपेगेंडा इसके अंदर दिखाया गया है। मज़ाक़खेज़ बात यह है कि इस फिल्म में एक सीन है 26/11 का। सबसे ज़्यादा हंसी इस बात पर आती है कि 26/11 का जो मुंबई अटैक हुआ वो लियारी से जोड़ दिया। ये जब भी कराची में सबसे ज़्यादा लोग जो इस वक्त, या पाकिस्तान भर में लोग जो हंस रहे हैं इस बात पे कि एक 26/11 एक टेररिस्ट अटैक इंडिया में हुआ था, 166 के करीब लोग उसके अंदर मारे गए थे और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, इसमें कोई शक नहीं। जो आपके पास है आपने उठा के एक फ़िल्म बनाई, एक कैरेक्टर उठाया, सब उस पर डाल दिया। भाई झूठ बोलने की इंतहा होती है। आपने उठा के उसको कनेक्ट कर दिया
एक जानिब आपने पाकिस्तानी एजेंसीज़ के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरी जानिब उसी रहमान को आपने जो अटैक है उसके ऊपर कर दिया, और जो एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा भी इसके अंदर नज़र आ रहा है कि इसके अंदर कहीं भी पूरी फिल्म में जो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, कहीं भी आपने किसी को भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए नहीं दिखाई दिया है, बल्कि जो एक एंटी इस्लामिक माइंडसेट है, जो इस्लामोफोबिया है, उसको हाईलाइट करने की कोशिश की गई है और हर जगह पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए हैं। इससे भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये किस तरफ या मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्या माइंडसेट रखते हैं, किस तरफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या माइंडसेट रखते हैं, और क्या इनका प्रोपेगेंडा है जिसकी बुनियाद पर यह फ़िल्म तैयार की गई है। आगे चलते हैं। इस फिल्म में डेविड हेडली को भी दिखाया गया है, जो कि कराची में बैठा, लियारी में बैठा हुआ है, जो कि अमेरिका में अरेस्ट हुआ और उसको 35 साल की सज़ा हुई है, जिसने ये चीज़ भी एक्सेप्ट की थी कि उसने भारत के मुख्तलिफ, जो कि कलअदम तंजीम का एक रुकन था और वो इंटरनेशनल कलअदम तंजीम का रुकन था, और उसने वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों की रेकी वगैरह की थी 5 या 7 पॉइंट्स के, जहाँ पे 26/11 का अटैक हुआ था। और इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ जारी किया था कि अगर पाकिस्तान का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है, आपके पास किसी किस्म का कोई जो इंटेलिजेंस मालूमात है या कोई आपके पास कोई भी चीज़ है, तो वो आप हमें प्रोवाइड करें, हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। ये चीज़ तो कभी भी नहीं हुई, अलबत्ता फ़िल्म ज़रूर बना दी गई और उसके अंदर पूरा पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट दिखा दिया गया। 2 जुड़े हुए मुल्क हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मुल्ज़िमान ने, जो दहशतगर्द थे, उन्होंने ये रास्ता अपनाया क्योंकि भारत में घुसने का वाहिद रास्ता था। लेकिन ये चीज़ बिना किसी एविडेंस के जो पूरी पाकिस्तान पे डाल दी गई, और उसके अंदर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी चलाई गई है 26/11 से मुतालिक, और उसके अंदर कहीं भी पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट या वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स भी बोल रहे हैं, तो एक रियलिटी चीज़ दिखा रहे हैं और उसके बाद में अपना पूरा जो आपका प्रोपेगेंडा है वो उसके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी इस फिल्म में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है। एक फिल्म का एक और बड़ा मज़ाक़ मैं पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि भाई, पहली बात तो ये, लियारी में लाल रंग के घर नहीं है। पता नहीं एक ये बॉलीवुड माइंडसेट है या इंडियन माइंडसेट है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये इतना बीमार माइंडसेट है कि पाकिस्तान में कुछ होगा तो वो आदाब आदाब तो अपनी जगह, आंखों में सुरमा, गले में तावीज़, और आगे बढ़ेंगे तो लाल ईंटों वाले घर। बहुत खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है कराची का। सिर्फ ओरिजिनल लियारी अगर आपने देख लिया तो कम से कम आपको लाल ईंटें वहाँ पर ढूंढने से भी नहीं मिलती। इसके अलावा इस फिल्म में एक चीज़ और दिखाई गई है कि एक बुलंद बाला इमारत पे गए और 2-2 गलियों पे आपने पूरा इलाका हाईलाइट किया है। अब मैं 2 चीज़ें मिला के आपको बताता हूँ। तो मैंने बोला कि यहाँ चाकीवाड़ा है, यहाँ सिंगुलैन है, यहाँ कलाकोट है, यहाँ खारादर है, सब कुछ इतने से रेडियस के अंदर दिखाया गया। और अगला जुमला आपका ये है कि जिसने लियारी को कंट्रोल किया उसने कराची को कंट्रोल किया, जिसने कराची को कंट्रोल किया उसने पाकिस्तान को कंट्रोल किया। एक इतना सा एरिया को कंट्रोल करने के बाद में वो 3.5 से 3.5 करोड़ आबादी वाले शहर को कंट्रोल कर सकता है। ये इतनी सेंसलेस चीज़ें दिखाई गई हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि और भी बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं झूठ बोलने के, कुछ नया तरीका इख्तियार कर लेते हैं। इसी में एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ कि आपने एक इसके अंदर जो फिल्म की हीरोइन है, जो कि बड़ी मॉड स्कॉट्स की लड़की दिखाई है, वो डांस पार्टी में भी जाती है, डांस भी कर रही है, और उससे जो लियारी का लड़का बात कर रहा है वो कहता है माफ़ कीजिएगा, लगता है तेल ख़त्म हो गया। भाई, तेल यहाँ पे कोई किसी को नहीं बोलता, पेट्रोल को पेट्रोल ही बोला जाता है, डीजल को डीजल, तेल कोई नहीं बोलता। खैर, ये तो ये कोई नया प्रोपेगेंडा नहीं है, और वही वाली बात कि सकील उर्दू, पेट्रोल को पेट्रोल नहीं बोलना है, तेल ही बोलना है, ऑयल हो पेट्रोल हो सब तेल है, ये बेवकूफ़ी है। तो चले अपनी जगह। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो एक और चीज़ में नज़र आती है जो कि खानानी ब्रदर्स है। खानानी एंड कालिया, ये मनी चेंजर भी दिखाया गया है, खानानी ब्रदरान भी दिखाएं, और अफसोस कोई भी कैरेक्टर उठा के, खानानी ब्रदर्स की कहानी थोड़ी सी ये है कि उनके एक भाई जो कि जावेद खानानी है, उनकी एक बिल्डिंग से गिर के डेथ हो गई थी, जबकि जो दूसरे भाई हैं अल्ताफ़ खानानी, वो अमेरिका में कुछ साल की उनको जेल हुई थी क्योंकि उन पर इल्ज़ाम था मनी लॉन्ड्रिंग का। कुल मिला के इन पर यही इल्ज़ाम थे। आपने जो नॉर्मल मनी चेंजर कंपनी को उठा के इंडिया की फंडिंग करने वाले, इंडिया में
जाली नोट सप्लाई करने वाले, उनको क्या से क्या बना दिया। अरे भाई थोड़ी तो रिसर्च कर लेते इसके ऊपर। आपकी रिसर्च कहीं भी नज़र नहीं आई है। आपने बड़े बड़े नाम पकड़े, मिला के डब्बे में हिलाया और जो निकला उसको अपने ध्यान से कुछ भी लिख दिया उसके ऊपर, कुछ भी लिख दिया और उसके बाद में उसको फिल्म बना दिया। अफसोस की बात ये, इस पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही बदबू नुमाया हुई है, वही मोदी का माइंडसेट, वही भारतीय एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स। सब कुछ सिर्फ इस फिल्म में ही नजर आया है। थोड़ा आगे चलते तो उसके बाद में एंट्री होती है चौधरी असलम की, जिसको जगह जगह एसपी चौधरी असलम कहा गया। बस ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, वो एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे। एसएसपी चौधरी असलम हाईलाइट करने चाहिए था, आपने एसपी चौधरी असलम कहा है। एसपी चौधरी असलम की ज़बान से जो आपका एसपी चौधरी असलम है, आपने बलोचों की तजलील की, जो कि एक बहुत ही घटिया हरकत नज़र आ रही है इस फिल्म के अंदर, बहुत और ये वही घटिया हरकत है जिसके ज़रिए जो आपका जो दिमाग बताता है, जो भारतीयों का माइंडसेट बताता है कि किस तरह से बलोचों को अलग करने की या बलोचों को इतना ज़्यादा प्रोवोक करने की कोशिश की जाती है कि उनको उनमें नफ़रतें पैदा की जाएं। बहरहाल ये हरकत की थी और जिस तरह से आखिर में ये बहरहाल ये पूरी दुनिया जानती है। इसके यूट्यूब पे लातादाद इसके वो भी मौजूद हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं कि और ज़्यादा कुछ नहीं तो वह विकीपीडिया कर लेते हैं। चौधरी असलम को रहमान डकैत के साथ एनकाउंटर हुआ था और रहमान डकैत उस एनकाउंटर में मारा गया था। यहाँ पर कुछ और ही एंड दिखा दिया गया। यहाँ दिखाया कि चौधरी असलम ने रहमान को ज़ख्मी किया और आपका इंडियन एजेंट उसी रहमान को ले लिया अस्पताल जाता है, फिर वो मर जाता है, फिर आपका इंडियन एजेंट रो रहा है। तो इधर मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था कि वो जो गैंगस्टर के ख़िलाफ़ था या उसकी मोहब्बत में इतना पागल हो गया था कि वो रोना शुरू हो गया था उसके मरते ही। ये कन्फ्यूजन बहरहाल मुझसे अभी तक दूर नहीं हुई, ना मुझे समझ में आई। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इस फिल्म में, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, गैंगस्टर और टेररिस्ट ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं और इस फिल्म में गैंगस्टर और टेररिज्म दोनों को मिलाने की कोशिश की गई है अपने ही दिमाग से। और जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि कराची के क्राइम को दिखाने की नाकाम कोशिश की गई है। आखिर में आऊँगा तो एक दो बड़े और मज़े की चीज़ें मुझे देखने में मिली इस फिल्म में कि माई कोलाची, एक तो पुल दिखाया गया। माई कोलाची पे कोई पुल नहीं है भाई थोड़ा गूगल अर्थ पे चेक कर लेते तो आपको पता लग जाता। चलें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो अरशद पप्पू इस फिल्म में दिखाया गया है। जिस दौर का आपने पूरे मामला दिखाए हैं, अरशद पप्पू वॉज इन जेल, वो जेल में था उस वक्त और आपने अरशद पप्पू को बाहर भी दिखाया है। यही नहीं बल्कि MPSC मीटिंगें भी दिखाई हैं। मुझे नहीं पता क्या रिसर्च इसके ऊपर की गई है। फिर एक और ब्लंडर मैं बताऊं कि 2007 में जो दिखाया गया है कि एक वीडियो क्लिप भेजा जाता है, जब वो MP उस वीडियो क्लिप को खोलेंगे तो उसमें व्हाट्सएप का साइन नज़र आता है। व्हाट्सएप लॉन्च 2010 में हुआ है और कराची में बहुत कॉमन 2000 तकरीबन 12 के लगभग ये हुआ है और इब्तदाई तौर पे उसमें ऐसे कोई फीचर्स मौजूद नहीं थे जिससे कि वीडियो बना के वीडियो ट्रांसफ़र की जा सके। आपने 2007 में ही व्हाट्सएप ही दिखा दिया, ये भी बहुत बड़ा ब्लंडर है। इसके अलावा आखिरी बात करूँगा कि आपका इंडियन एजेंट अटैक करता है एक LTF के दफ्तर पे। इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती। एक जगह चौधरी असलम कितने दबंग अफसर हैं और उसमें कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया इस वक्त यूट्यूब पे देख रही है, सोशल मीडिया भरा हुआ है कि वो बहुत ही वाज लाइक अ सुपर कॉप, लेकिन आपने उन्हीं के दफ्तर पे उल्टा लटकवा दिया। अव्वल तो पहली बात ये, इस किस्म का कोई वाक़या कभी भी रिपोर्ट नहीं हुआ। शक है, देखने वालों को शक है तो आप ख़ुद इंटरनेट पर जाके सर्च कर लीजिए। किसी ने भी इतनी जुर्रत नहीं की कि पुलिस अफसरान को उल्टा टांगने की कोशिश करें। इन्होंने आपने अपना इंडियन एजेंट को ऊपर करने के लिए ये हरकत दिखा दी। एट द सेम टाइम एक जुमला मैं आपको और ऐड करूँगा जिसके अंदर जो अदाकार अर्जुन रामपाल हैं वो एक इंडियन एजेंट को लिटाया हुआ होता है उसने और उसको हुक्स लगाए हुए होते हैं और बहुत ब्रूटल हो गए और वो कहता है कि हिंदुस्तानी बहुत सख्त जान होते हैं। जो एक सख्त जान है उसका मीडिया पे इंटरव्यू भी मौजूद है, जो पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ था और उसका नाम है कुलभूषण यादव। ना टूटा फटा है, ना कहीं उसको इतना बुरी तरीके से मारा पीटा गया, लेकिन हर बात उसने खुल के बोली थी। वो भी सोशल मीडिया पे उसके क्लिप्स भी मौजूद हैं, आप चाहें तो वो देख लीजिए। कितना मजबूत जान था वो नज़र आ गया।
एट द सेम टाइम चाय शायद सबको याद होगी, जो एक बड़ा खूबसूरत सा आपका एक पायलट आया था, जहाज़ गिर गया था और बेचारा लाल पीला होने के बाद में उसको चाय भी पिलाई गई थी। सारी बातें चाय पीते पीते बता गया था। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि मुझे नहीं पता ये भारतीय किस माइंडसेट के साथ रहेंगे, लेकिन ये शायद ख़ुद को बहुत पावरफुल समझते हैं। पावर का रिज़ल्ट ये है कि अब तो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो आपके जहाज़ गिरे थे, तकरीबन 6 से 7 जहाज़ गिर गए। एट द सेम टाइम एयर शो में आपके जहाज़ गिर गए। तो हाँ, लेकिन फ़िल्म बनाने में आप अपनी पूरी जान लगाते हैं। इसके मुकाबले अगर कोई एक आर्टिस्टिक बेस्ड फिल्म बनाई जाती, या अगर एक्शन फिल्म ही बनानी थी तो थोड़ी बेहतर वर्किंग कर लेते, तो या रियल स्टोरीज़ ही उठा लेते, तो काफ़ी अच्छी फिल्म बन सकती थी। अफसोस इस बात का हुआ कि इस बार फिर भारत की जानिब से या बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानिब से या मोदी सरकार की जानिब से, जो भी बोलें सब एक ही बात है, एक प्रोपेगेंडा किया गया है, वो भी एंटी पाकिस्तान। लेकिन अफसोस इसमें भी नाकाम रहे।